अस्सलाम वालेकुम इंटर क्लास, क्या हाल है बेटा, कैसे हैं, तबीयत कैसी है, आप लोग ठीक है? अच्छा, होप यू गाइस आर ऑल फाइन। हमने 2 दिन हो गए तकरीबन चीज़ों को समझने में लगा दिए हैं चैप्टर नंबर 13 में, और मैं इंतहाई क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स बिफोर इन अप्लाइंग द वोल्टेज एंड आफ्टर अप्लाइंग द वोल्टेज। ऐसा ही है ना? तो मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या बताया है कि भाई किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर सारा कुछ होगा, चार्ज की सारी फिनोमेना सरफेस पर होगी। फिर चार्ज की जो कंडक्टर है उसकी सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहेंगे, लेकिन जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो अक्रॉस दी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगी, वो उन चार्ज पार्टिकल्स को अलाइन करवाएगी और वोल्टेज थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी देगा ताकि वो उनकी एनर्जी बढ़ जाए, तेज़ हो जाए। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही बताया ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या बताया कि भाई जब वो अलाइनमेंट करना शुरू करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अक्रॉस द कंडक्टर स्टेबल होती है, अगर वो सेम हो यानी पोलैरिटीज़ चेंज ना हो तो डीसी वोल्टेज होगा, अगर पोलैरिटीज़ मुसलसल चेंज हो रही हो तो एसी वोल्टेज होगा। इस सिचुएशन में चार्ज के पास जो मोशन आता है वो 2 आते हैं, या तो स्मूथ मोशन आता है या रैंगलिंग मोशन आता है। अगर स्मूथ मोशन आएगा तो उसको हम डीसी कहेंगे, अगर रैंगलिंग मोशन आएगा तो एसी कहेंगे। अब जब भी मैं एसी का वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रैंगलिंग मोशन में, क्योंकि उसकी पोल्स मुसलसल चेंज हो रही हैं, शफल हो रही हैं। फिर मैंने ये कहा कि वो जो फील्ड है जब वो डिस्टॉर्ट होती है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट में फिर हम डिस्क्राइब करते हैं कि कन्वेंशनल करंट वो करंट है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट वो करंट है जिसमें नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं, चाहे एसी हो या फिर वो डीसी। फिर हमने ये देखा कि जब चार्ज पार्टिकल कंडक्टर की सरफेस पे मूव करते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी एनर्जी जो है वो लूज़ होती है। कोई ऐसी चीज़ है जो कि इनर्शिया जब उनका हम चेंज करवाने की कोशिश करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो चाहती है कि उनका इनर्शिया चेंज ना हो, यानी वो पहले वाली हालत में ही आ जाए जैसे पहले थे। तो उस चीज़ को जो कि करंट को अपोज करती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और हर वायर बेसिकली किसी ना किसी हद तक करंट को रेजिस्ट करती है। राइट, यहाँ तक सब क्लियर है। आज हम करेंगे ओम्स लॉ और रेजिस्टर किस तरह से चेंज हो सकती है, रेजिस्टेंस किस तरह से चेंज हो सकती है, और देखेंगे एंटी टेस्ट के लिहाज से कि भाई इसमें से, इस टॉपिक में से एग्जामिनर एमसीक्यूज किस तरह से बनाएगा। तो दिस इज चैप्टर नंबर 13, करंट इन इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसमें आज हम कर रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। सही है, याद रहे। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, ये कैंडिडेट ए है, ठीक है, ये कैंडिडेट बी है, ये कैंडिडेट सी है। ए वोल्टेज है जो कि धक्का देता है, ए वोल्टेज है जो कि धक्का देता है। जो सी कैंडिडेट है वो इसको रोक रहा है कि ये आगे ना जाए, वो है रेजिस्टेंस। और इसका फ्लो जो कि खुद मौजूद है चार्ज, इसका फ्लो कहलाएगा करंट। तो 3 बेसिक चीज़ें हैं। जिस तरह थर्मोडायनेमिक्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी जो कि स्टेट एलिमेंट थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। कौन कौन सी? करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम।
जॉर्ज साइमन ओम्स। उन्होंने एक लॉ प्रेजेंट किया था रिगार्डिंग वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस रिलेशनशिप। उन्होंने ये कहा कि एक कंडक्टर अगर हम कोई लें, से मिसाल के तौर पे कॉपर की कोई वायर ले लेते हैं, कॉपर, ठीक है, मैं 5 वायर्स ले रहा हूँ सेम लेंथ की, सेम एरिया की, सबका एरिया भी सेम है और सबकी लेंथ भी सेम है। एक कॉपर की है, एक लेड से सिल्वर की है, एक लेड से किसकी है, गोल्ड की है, एक वायर लेड से मरकरी की है, यस मरकरी की है, चलो मरकरी कंडक्टर है। सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, सबकी लेंथ भी सेम है। अच्छा, 2 चीज़ें सेम हैं लेकिन सबकी नेचर अलग अलग है, सबकी कंडक्टिविटी अलग अलग है। कौन ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर है? सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ये है, दिस इज टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे बेस्ट है। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती है ना बड़ी, सिल्वर चांदी को कहते हैं ना, चांदी, इसमें चांदी मिक्स होती है जो बड़ी हाई टेंशन वायर्स होती हैं, ताकि कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये भी MCQ अभी हो गया कि विच वन इज़ द बेस्ट कंडक्टर अमंग दीज, विच वन इज़ सिल्वर। सिल्वर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर वी हैव, ठीक है। और इसके बाद फिर कॉपर है, वो भी कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है। नाउ व्हाट दे हैव डन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि इन सब की वायर्स की हमने लेंथ भी सेम ली है, एरिया भी सेम लिया है, ऐसा करते हैं इन सब वायर्स को वोल्टेज भी सेम दे देते हैं। इज़ इट पॉसिबल? यस पॉसिबल है कि भाई मैं इन सारी वायर्स को क्या कर दूं, वोल्टेज भी सेम दे दूं, ठीक है। पहले उन्होंने दिया, लेट से वोल्टेज दिया उन्होंने, अक्रॉस दी एंड देना पड़ता है वोल्टेज, कभी भी एक साइड नहीं देते हैं, अक्रॉस दी एंड देते हैं वोल्टेज, हमेशा अक्रॉस दी एंड देना है, एक साइड पे नहीं होगा, सर्किट का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जोन नहीं बनेगा, समझ में आ रहा है, पाथ नहीं बनेगा, पाथ बनना चाहिए। लेट से उन्होंने कहा कि भाई मैंने इन सबको दे दिया 15 वोल्ट, सारी वायर्स को, ठीक है, सारी वायर्स को क्या दे दिया, 15 वोल्ट। फिर दूसरे में उन्होंने दे दिया 20 वोल्ट, फिर उन्होंने दे दिया लेट से 25 वोल्ट्स, फिर उन्होंने दे दिया लेट से 30 वोल्ट्स। नाउ व्हाट डू यू सी, you see that the voltage is increasing, voltage is day by day। पहले एक वायर ली, उसको 5 वोल्ट दिए, 15 20 25 30 और करंट चेक किया, फिर दूसरी वायर ली, उसको सारे वोल्टेजेस दिए, करंट चेक किया कि मतलब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो उस वायर के अंदर करंट के साथ क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। और मज़े की बात, द ऑब्जर्वेशन वॉज क्वाइट सिंपल। मैंने कहा मैं कोई भी वायर उठा लूँ, उस वायर को जैसे जैसे वोल्टेज देता हूँ वैसे वैसे उसके अंदर करंट ज़्यादा होता जाता है। यानी कोई भी वायर उठाऊँ, किसी भी मटेरियल के उठाऊँ, जैसे ही उसको वोल्टेज में ज़्यादा देता हूँ तो उस वायर के अंदर करंट का फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है। सो ही कंक्लूडेड कि वो कंडक्टर्स, सम ऑफ द कंडक्टर्स आर देयर जिनमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अब इनमें से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? कौन है डिपेंडेंट? भाई वोल्टेज होगा तो करंट होगा, वोल्टेज देंगे तभी तो चार्ज फ्लो करेंगे, फ्लो में आएंगे, वरना वो फ्लो में
नहीं आएंगे, वो तो रैंडमली चलते रहेंगे, सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे रैंडमली चलते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा कंडक्टर के अंदर करंट भी उतना ज़्यादा होगा। ये ऑब्जर्वेशन आई, हर कंडक्टर को डिफरेंट वोल्टेजेस दे के देखा, वोल्टेज बढ़ाते गए करंट बढ़ता चला गया। सारे कंडक्टर्स ने एक जैसा रेस्पॉन्स दिया। जनरल रेस्पॉन्स क्या था कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर करंट भी बढ़ता है, जैसे जैसे वोल्टेज कम करते हैं करंट भी कम हो जाता है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज और करंट, किस में? कंडक्टर में। सारे के सारे कंडक्टर ऐसा नहीं करेंगे, सारे के सारे कंडक्टर्स ऐसा नहीं करेंगे। वो कंडक्टर्स जो कि ये करते हैं, जिनमें वोल्टेज बढ़ाने से करंट के ऊपर डायरेक्ट फर्क पड़ता है, वोल्टेज कम करने से करंट कम हो जाता है, वोल्टेज ज़्यादा करने से करंट ज़्यादा हो जाता है, उन मटेरियल्स को कहते हैं ओमिक। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है किसी भी कंडक्टर में वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर उसकी रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। अब इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी, इसकी अपनी होगी, इसकी अपनी होगी। क्यों? मटेरियल टू मटेरियल चेंज हो रहा है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सरफेस पे चेंज हो रही है। इसके पास कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों है? व्हाट वुड बी द पॉसिबल आंसर? बेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए चांदी चमकती बहुत है। चांदी चमकती बहुत है, गोल्ड से भी ज़्यादा शाइन है चांदी की। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? तो लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि भाई कोई भी कंडक्टर हो, अल्लाह ताला ने ये कहा है कि कोई भी कंडक्टर हो, जब आप उसको वोल्टेज दोगे तो उसमें करंट डायरेक्टली होगा अगर आपने उसकी रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं की, मटेरियल चाहे कोई भी हो। समझ में आ गया? जनरल लॉ समझ में आ गया? सो इसको हम स्टेट कर लेते हैं। क्या है इसकी स्टेटमेंट? दिस इज V इज इक्वल्स टू I इंटू R। अच्छा, मैंने अभी क्या किया है, मैंने उल्टा तरीका अपनाया है। लोग पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर मैथ्स पे जाते हैं। हमने उल्टा तरीका अडॉप्ट किया है। पहले एग्जाम्पल ली है, उस एग्जाम्पल के ऊपर हमने लॉ को अप्लाई किया है, ऑब्जर्व किया है, फिर उसका मैथ्स डेवलप किया है। एग्ज़ाम में आपने ऐसे नहीं करना, एग्ज़ाम में जो सिस्टम है वैसे ही करना है। पहले स्टेटमेंट, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर मैथमेटिकली, फिर ग्राफिकली। इसमें ग्राफिकली की भी हेडिंग आएगी, ग्राफिकली की। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? मैंने उल्टा इसलिए ही अडॉप्ट किया है क्योंकि वो एग्जाम्पल से समझ में आ जाए, और होपफुली के समझ में आ गया होगा कि लॉ क्या कहना चाह रहा है। लॉ कह रहा है कि कोई भी कंडक्टर हो, अगर उसकी रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं की तो उसमें वोल्टेज और करंट डायरेक्टली होंगे। जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, जितना कम वोल्टेज उतना कम करंट होगा अगर उसकी रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ ना की तो। अभी मैं सिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ कैसे होगी। भाई एक कॉमन सेंस तो ये काम कर रहा है ना कि नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें? नेचर ऑफ दी। भाई सारे मटेरियल की सरफेस एक जैसी तो नहीं है ना। गोल्ड के मटेरियल की सरफेस अलग है, कॉपर के मटेरियल की सरफेस अलग है, गोल्ड के मटेरियल की सरफेस अलग है, कॉपर के मटेरियल की सरफेस अलग। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे ओम्स लॉ ये कहता है कि भाई आपके पास जो भी कंडक्टर हैं उनको जितना आप वोल्टेज देंगे, अगर आपने रेजिस्टेंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की तो जो है वो करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली होंगे। ऐसे मटेरियल्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम ओमिक कहते हैं, और ऐसे मटेरियल्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन ओमिक कहते हैं।
नॉन ओमिक में दो मटेरियल बहुत ख़ास हैं, एक है टंगस्टन, ठीक है, और इसके अलावा डायोड डिवाइस है वो भी नॉन ओमिक है, ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है वो भी नॉन ओमिक है। फ़र्क क्या है ओमिक और नॉन ओमिक में, वो हम ग्राफिकली देखते हैं। फ़र्क ये कि ओम्स लॉ में मैंने आपको जब ग्राफ्स पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट होता है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर जब हम कंडक्टर को वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज देने के बाद करंट डेवलप होता है, चाहे वो कोई सा भी हो। तो करंट डिपेंडेंट है, वोल्टेज इंडिपेंडेंट है, तो वो वोल्टेज यहाँ आएगा, करंट यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, ओमिक डिवाइस का जो ग्राफ है, क्योंकि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली हैं तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये सब एमसीक्यूज हैं एंटी टेस्ट के लिहाज से कि ओमिक डिवाइसेस का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर होता है। ओमिक ग्राफ डिवाइसेस कौन सी होती हैं? वो डिवाइसेस जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं, जिसमें वोल्टेज के बढ़ाने से करंट पे डायरेक्ट फ़र्क पड़ता है। वोल्टेज के साथ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, ठीक है, इफ़ द रेजिस्टेंस इज केप्ट कांस्टेंट। जो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं ऑन दी अदर हैंड, उनका जितना भी ग्राफ है वो लीनियर नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे टंगस्टन या डायोड का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, स्पेशली ग्राफ डायोड का ऐसा होता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वोल्टेज देते रहे करंट नहीं बढ़ा, लेकिन फिर एक वक्त आया कि आपने वोल्टेज जैसे ही दिया तो करंट बढ़ना शुरू हो गया। तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ रहा। ये है ग्राफ किसका? डायोड का। ये जो मैंने अभी प्लॉट किया ये डायोड का ग्राफ है। इसी तरह जो ट्रांजिस्टर का कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो भी नॉन ओमिक होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ सिंपली क्या स्टेट करता है? राइट डाउन द स्टेटमेंट। और उसके बाद अब मैंने तरीके से पूरा समझा दिया कि भाई वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा और क्या नहीं होगा। अगर जो करंट बढ़ गया, ओमिक हो गई, तो ग्राफ कैसा बनेगा, ओमिक नहीं हुई तो ग्राफ कैसा बनेगा। जितने भी इंजीनियर्स हैं जब ये किसी मटेरियल को टेस्ट करते हैं तो उस मटेरियल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं कि भाई इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये भी है कि चेक करें कि इसकी कंडक्टिविटी का रिस्पॉन्स कैसा है, ओमिक है या फिर नॉन ओमिक है, ठीक है। तो वो ये चेक करते हैं। हम ओम्स लॉ की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखने का तरीका मैंने समझा दिया। पहले स्टेटमेंट, पहले क्या लिखेंगे? ओम्स लॉ की इंट्रोडक्शन, राइट, वेरी गुड, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड हेडिंग देंगे किसकी? स्टेटमेंट की। थर्ड हेडिंग देंगे इसमें किसकी? एक्सप्लेनेशन की। जो एग्जाम्पल मैंने कोट की है इसी को जब आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे, कंसिडर डिफरेंट 5 कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया, they are applied the same voltage. It was observed by George Simon Ohm that in all the conductors, when the voltage was increased, the current was increased. When the voltage was dropped, the current was dropped, which proves that the voltage and current are directly proportional to each other. ठीक है, if the resistance of the conductors are not changed. Which devices? Those devices which follow Ohm's law are known as ohmic. They have a linear graph. Those devices which do not follow Ohm's law are known as non-ohmic and they have exponential curves. They have exponential curve. फिर इस तरह मैथमेटिकली और फिर ग्राफिकली। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो इसकी स्टेटमेंट लिखें बेटा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इसको लिखना है आपने, हेडिंग देनी है इसमें कौन सी? मैथमेटिकली, और उसके बाद लास्ट में आपने हेडिंग देनी है इसमें क्या? ग्राफिकली, और फिर 6th में आप इसको करेंगे कॉन्क्लूड।
कि भाई ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। हमारे नियर बाय सराउंडिंग्स में ज़्यादातर डिवाइसेस ओमिक हैं, लेकिन ये जो टंगस्टन बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, जो कि वायर होती है पतली सी, जो ट्विस्ट हुई हुई होती है, जो जलती है बल्ब के अंदर, वो टंगस्टन मटेरियल की बनी हुई होती है, वो नॉन ओमिक होता है। कौन सा होता है? नॉन ओमिक, यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस, अभी ओम्स लॉ ने कहा कि रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, तो रेजिस्टेंस क्या है? मैंने अभी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करवाते हैं हम ज़बरदस्ती, उनको फ्लो करवाने की कोशिश करते हैं, फ्लो में लाने की कोशिश करते हैं, तो उनके अंदर अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर्टी रखी है कि वो उस फ्लो को अपोज करती है, राइट। और बेसिकली आम अल्फाज में यूँ कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं, फिक्स्ड एटम्स आ जाते हैं या कुछ और, या बाउंड्री आ जाती है, तो उसकी वजह से उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? वेस्ट हो जाती है, लूज़ हो जाती है। तो जितनी एनर्जी लूज़ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं एक मटेरियल में। मिसाल के तौर पे इस मटेरियल की बात करें, इस मटेरियल की रेजिस्टेंस को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे मैं इस मटेरियल की रेजिस्टेंस को बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। हम एक एनालॉजी लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा डस्टर दें। एक एनालॉजी लेते हैं हम इसकी समझने के लिए, रेजिस्टेंस को समझने के लिए। और वो क्या है? वो एनालॉजी ये है कि कंसिडर करें कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी कंडक्टर की सरफेस पे मूव कर रहा है वोल्टेज देने के बाद। वोल्टेज देने से पहले भी मूव कर रहा होगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वोल्टेज देने के बाद वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। उसका स्मूथ या रैंगलिंग मोशन होगा, दो में से कोई एक चीज़ होगी, राइट। अच्छा, हम सपोज कर लेते हैं कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि कंडक्टर के अंदर जा रहा है। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? मैक्सिमम कितना करेगा? जितनी कंडक्टर की होगी लेंथ, ऐसे ही होगा ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर कर सकता है वो वायर की या कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। भाई लेंथ कम है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी एनर्जी जो लूज़ होगी वो भी कम होगी। लेंथ ज़्यादा कर दूं तो जो उसकी एनर्जी है वो ज़्यादा लूज़ होगी। भाई दूर तक भागेंगे तो ज़्यादा थकेंगे, कम भागेंगे तो कम थकेंगे, कॉमन सेंस है। तो विच सजेस्ट व्हाट? दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, एनर्जी उतनी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो अगर मैं इस कॉपर की रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन आई हैव कि मैं उसकी लेंथ बढ़ा दूँ। क्या बढ़ा दूँ? लेंथ बढ़ाने से फ्री इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा दूर तक जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा दूर तक जाने के लिए रुकावटें भी ज़्यादा होंगी, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो जितनी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ कम है रेजिस्टेंस कम है, लेंथ बहुत ज़्यादा कर दें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब फ्री इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, थक जाएगा। समझ में आ गया? एनालॉजी ले रहे हैं हम समझने के लिए। व्हाट अबाउट द सेकंड ऑप्शन आई हैव? अगर मैं कहता हूं कि एक कंडक्टर के पास दो चीज़ें हैं, एक तो हो गई इसकी लेंथ, एक हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? उसकी सरफेस। अगर मैं कहूं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा सा है
और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई जब इनको काटेंगे ना बीच में से, तो एक पाथ कम होगा, एक पाथ ज़्यादा होगा, एक की विड्थ कम होगी, एक की विड्थ ज़्यादा होगी। ये ऐसे कि जैसे कोई इस पेन के 2 टुकड़े करके फ्लैट कर दे, तो अगर ये पेन छोटा सा है तो ऑटोमेटिकली जो सरफेस बनेगी वो भी छोटी होगी। जब पेन ज़्यादा होगा तो जो सरफेस बनेगी वो भी ज़्यादा होगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मतलब है? अगर मैं कहूँ क्रॉस सेक्शनल एरिया तो मैं कह रहा हूँ ये विड्थ है जो जिसमें वो चल रहा है। विड्थ जितनी ज़्यादा होगी क्या होगा, उतना आसानी से चलेगा, उतना आसानी से चलेगा। भाई एक लड़के को खुले रोड पे दौड़ाएं तो ज़्यादा आसानी से भागेगा ना, क्यों? क्योंकि एनर्जी की जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा आसानी से चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो विड्थ का ताल्लुक किससे? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करते जाओ, बड़े वाले रोड से उसको लेकर आ जाओ एक छोटी सी बंद गली में और बोलो दौड़ लगाए, क्या होगा? ऑब्वियसली उसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द कंडक्टर के साथ इन्वर्सली है। ऐसे मैथ्स डेवलप होता है। हम फिजिकल क्वांटिटीज स्पॉट करते हैं, फिर उन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हैं कि किसको बढ़ाने से किसको कम करने से किस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, राइट? R इज इक्वल्स टू रो। आप अब यहाँ क्या चीज़ है, 2 चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं। एक तो ज्योमेट्री से ताल्लुक हो गया ना, या तो लेंथ चेंज करें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, या एरिया कम करें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एरिया ज़्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। अच्छा, अब कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूँ। अगर एक वायर है उसमें से 15 वोल्ट ट्रांसफ़र करवाने हैं और एक वायर है जिसमें से 11,000 वोल्ट ट्रांसफ़र करवाने हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका कम होना चाहिए? क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका कम होना चाहिए? तो मैं क्या बता रहा था कि 2 फैक्टर्स तो ये हो गए जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है ना। क्वेश्चन मैंने आपसे ये किया था कि भाई 15,000 वोल्टेज वाली लाइन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, 15 वोल्ट वाली लाइन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कम होगा। कॉमन सेंस है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा पास होंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगी। थर्ड फैक्टर विच वी कैन चेंज, एक तो ज्योमेट्री हो गई ना, एक थर्ड फैक्टर है, वो कौन है? वो है मटेरियल। गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, आयरन या कोई और मटेरियल चेंज करने से भी रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ सकता है, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं R is equals to rho L upon A. Do not get confused. This is not the density. This is not the density. Here R is resistance of the conductor. Resistance in ohms. इसका यूनिट ओम है स्टैंडर्ड, ठीक है? L is the what? Is the length of the conductor. Okay. A is what? Cross sectional area of the conductor. ठीक है? एंड रो जो कि न्यू फैक्टर है, रो जो कि डेंसिटी में भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में रो इस्तेमाल होता है एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब ये क्या चीज़ है? मैंने एक चीज़ समझाई थी कैपेसिटर पढ़ाते वक्त। मैंने कहा था कैपेसिटर वो डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करेगा, रेजिस्टर वो डिवाइस है जो कि रेजिस्टेंस को ऑफर करेगा। उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कि वो कितना कैपेसिटेंस कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, कैपेसिटेंस है,
मटेरियल की कैपेबिलिटी कि वो कितनी रेजिस्टेंस मैक्सिमम ऑफर कर सकती है, वो उसकी रेजिस्टिविटी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। कौन? रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की, कि भाई मैक्सिमम इतने वोल्टेज पे इतनी रेजिस्टेंस आ सकती है, या मैक्सिमम जो मटेरियल है वो ये रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच डिस्क्राइब्स हाउ मच द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। ठीक है, हाउ मच द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी चेंज करने से भी मटेरियल की रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो सकती है। तो अच्छा, अगर रो को हम यहाँ डिफाइन करें तो ये बनेगा RA/L। तो अगर इसका यूनिट लें तो ये बनेगा ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ओम इनटू मीटर, तो ये बन गया रेजिस्टिविटी। इस तरह इसकी डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स बहुत सारी बनती हैं, एमसीक्यूज बनते हैं। अगर लेंथ हाफ कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल 1/4 कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लॉजिकल एमसीक्यूज। अगर लेंथ डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लेंथ 2/3 कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/3 कर दूं तो रेजिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सारे एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में इसमें से आ सकते हैं, सिर्फ इस फॉर्मूले के साथ मैथमेटिकल छेड़छाड़ करके। सेकंड, इसकी डायमेंशन में से एमसीक्यू बन सकता है, ओमिक मटेरियल में से एमसीक्यू बन सकता है, ग्राफ में से एमसीक्यू बन सकता है, नॉन ओमिक के ग्राफ में से एमसीक्यू बन सकता है, टाइप्स में से एमसीक्यू बन सकता है। फाइनली इससे भी एमसीक्यू बन सकता है कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। 3 हो गए, लेंथ के साथ डायरेक्ट है, एरिया के साथ इन्वर्स है, और रेजिस्टिविटी के साथ भी डायरेक्ट है। और रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है, किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर पे। रेजिस्टिविटी खुद किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल की नेचर पे। उसका यूनिट ओम मीटर है, उसकी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। इसी तरह ओम्स लॉ में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि अभी हमने टॉपिक में कवर किया कि भाई अगर एक वायर में वोल्टेज इतना है तो बताओ रेजिस्टेंस इतनी ऑफर हो रही है, करंट कितना होगा। एक वायर में अगर करंट इतना है, वोल्टेज इतना है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितनी ऑफर हो रही होगी। मिसाल के तौर पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे कि भाई गर्मियों में जो एसी हमारे घर में चलते हैं उनमें 220 वोल्ट आता है और 10 एम्पेयर का करंट खर्च होता है। अब बताओ कि एसी के अंदर कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है। तो आप आर मालूम करना चाहते हैं, आर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आर के लिए हो जाएगा V/I। तो इस तरह ये भी एमसीक्यू बन सकता है कि भाई वोल्ट पर एम्पेयर क्या होता है, वो भी ओम्स होता है। क्या होता है, ओम्स होता है। और एक और चीज़ है, मैं लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस के अपोजिट एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। दिस इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C। C इज कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के अपोजिट, कंडक्टेंस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल लूँ इस्त्री की, तो इस्त्री में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कंडक्टिविटी कम है। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे एग्जांपल लूँ इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर में कंडक्टिविटी ज़्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। तो रेजिस्टेंस का ओम क्या है, यूनिट ओम। कंडक्टेंस का यूनिट होता है मोहो, मोहो, ओम का उल्टा। ये हंसने की बात नहीं है, एमसीक्यूज हैं और ये आते हैं एंट्री टेस्ट में। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं कि भाई मोहो किसका यूनिट है, मोहो किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स पे मोहो डिपेंड करता है। जिस पे रेजिस्टेंस इन्वर्सली है उस पे मोहो डायरेक्टली है।
कंडक्टेंस बढ़ाने के लिए एरिया बढ़ा दें, कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ कम कर दें, कंडक्टेंस और ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो मोह और इसका एक यूनिट और भी है, वो होता है सीमेंस। सीमेंस कराची में साइड एरिया में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका नाम है उस फैक्ट्री के नाम पर एक चुरंगी है, उसका नाम है सीमेंस चुरंगी। सीमेंस जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े लेवल पे पावर प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो, और जो हमारे घरों के बाहर लगे हुए होते हैं ट्रांसफार्मर्स, वो बनाती है। बहुत बड़ी कंपनी है सीमेंस के नाम से, और सीमेन भी साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर ये कंडक्टेंस का यूनिट है। तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ में ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फिर कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का क्या ताल्लुक है, ठीक है, किस तरह किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है हम उसको टेम्परेचर की मदद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।